फ्रेंड्स नमस्कार, आईएएस पीसीएस फैक्ट्री में आपका स्वागत है। पीटी 365 हम शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पे हम पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, इनको डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा। छोटा छोटा पार्ट हम बनाएंगे पॉलिटी के लिए। मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 पार्ट में हम कवर कर लेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है और धीरे धीरे करके आने वाले कुछ दिनों में हम सारे पीटी 365 को कवर कर लेंगे। देखिए, इसमें केवल करंट अफेयर्स की न्यूज़ नहीं होते हैं, केवल क्या थोड़े ही करंट अफेयर्स होते हैं और मोस्टली बैकग्राउंड न्यूज़ होता है। मतलब वो न्यूज़ जो करंट अफेयर्स में चर्चा में थे उन्हीं का बैकग्राउंड होता है। जैसे अगर केशवानंद भारती जी का निधन हुआ है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे सवाल यूपीएससी या कोई भी कमीशन बनाने का चांसेस ज़्यादा है या उससे रिलेटेड बैकग्राउंड है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कुछ बोला है, एंटी कन्वर्जन का बिल पास हुआ है, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस को हम देख लेंगे। ये मैंने साइनॉप्सिस बनाया है और इस साइनॉप्सिस की मदद से आप कम से कम टाइम में रिविजन कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। देखिए, हरियाणा ने 75% अपने जो जॉब्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें लोकल्स को मतलब लोकल्स के लिए रिजर्व कर दिया। तो क्या हर इसमें अब केसेस हुए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है उसने रोक लगा दी और फिर सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार गई। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हरियाणा ऐसा पहला स्टेट नहीं है। हरियाणा इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेट जो कि ऐसा किया है। इसके पहले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एमपी और कर्नाटक कर चुके हैं। बैकग्राउंड जानते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी, अगर कोई भी व्यक्ति को मान लीजिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अप्लाई करता है तो उसमें आप भेदभाव नहीं करेंगे, इक्वालिटी देंगे। 16 के क्लॉज 2 में है कि किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट या इनमें से किसी भी आधार पे आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि ये एक एक्सेप्शन है कि अगर संसद चाहे तो रेजिडेंस का क्राइटेरिया दे सकती है कि आप यहाँ के निवासी हैं या नहीं, और उसके आधार पे कुछ पर्टिकुलर जॉब्स को रिजर्व किए जा सकते हैं। लेकिन ये अधिकार किसी राज्य सरकार को नहीं होगा। ये काम तेलंगाना में किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि तेलंगाना की सरकार ऐसा कर सकती है, आंध्र प्रदेश की सरकार ऐसा सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ चूंकि आप जानते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप है, यही कारण है कि हम डोमिसाइल के आधार पर रिजर्वेशन सिस्टम को नहीं देते हैं। सॉरी, मुझे लगता है कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दूसरा न्यूज में था ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन से संबंधित एक न्यूज। देखिए, 2017 में एक कमेटी का गठन किया गया था, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन। अब जो भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनाई जाती हैं वो आर्टिकल 340 के अंतर्गत बनाई जाती हैं। ओबीसी का दूसरा नाम है एसईबीसी, मतलब होता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो सोशल एंड एजुकेशनल ही होता है। पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना। दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में। 27% जो ओबीसी का आरक्षण है यह आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में है। इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 का बहुत ही फेमस जजमेंट है। इसने कहा कि वीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा जो 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया तो उसको इसने अपहेल्ड किया, यानी कि मान लिया कि ठीक है, हाँ 50% का, लेकिन इसने कैप लगाया कि आप आरक्षण की ये जो व्यवस्था जाति आधारित कर रहे हैं तो इस आधार पे आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं ला सकते हैं। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगी कुछ तो उसमें ला सकते हैं, और उसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का यूज करके केंद्र सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया है। हालांकि वो अभी मामला सब जुडिस है। इंदिरा साहनी जजमेंट में एक और बात कही कि आप किसी भी सूरत में प्रमोशन में आरक्षण नहीं देंगे, यानी आरक्षण सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में होगा। हालांकि हम लोग आगे SC ST केस में एम नागराज जजमेंट ये वगैरह देखेंगे तो उसमें ओके। 11 ऐसी सरकार है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन हो चुका है, जिसमें बिहार भी शामिल है। यूपी में सब कैटेगराइजेशन नहीं हुआ। जैसे बिहार में आप देखते होंगे कि एक बीसी कैटेगरी है बैकवर्ड क्लास और एक है ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो इस तरह से मतलब जो ओबीसी है उसका भी सब कैटेगराइजेशन है। एक टर्म सुना होगा आपने, क्रीमी लेयर, 8 लाख से ऊपर, जो फेमस क्राइटेरिया है इसका। हालांकि अदर भी क्राइटेरियाज हैं कि अगर सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। ये जो टर्म है ये सत्यनाथम कमीशन 1971 में ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। बैकग्राउंड जानते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस,
जब ये बना था तो यह एक स्टैट्यूटरी था। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि लेजिस्लेशन के द्वारा लाया गया हो, यानी पार्लियामेंट में एनसीबीसी एक्ट 1993 पास हुआ था, लेकिन जब 102वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीएए का मतलब है यहाँ, 102वां संविधान संशोधन पारित हुआ तो उसमें आर्टिकल 338 का बी, 338 बी जोड़ दिया गया और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। इसका काम होता है कि कुछ ग्रीवांसेस हो, कुछ कंप्लेंट्स हो, उनका रिड्रेस करे। अब देखते हैं कि जो 102 हम अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, इसने 338 बी लाया जिसमें स्ट्रक्चर, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ एसईबीसी है, और 342 ए को इंट्रोड्यूस किया जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति एसईबीसी को नोटिफाई करेंगे और जो पार्लियामेंट, ये कोड वर्ड है पार्लियामेंट का, ये शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखा रहता है, पार्लियामेंट उस लिस्ट में कोई भी अल्टरेशन ला सकती है। 127वां जो अमेंडमेंट है इसमें आर्टिकल 342 ए को अगेन अमेंड किया गया और इसमें जोड़ा गया 342 ए में क्लॉज 3, और जो राज्यों की पावर है कि ओबीसी को आइडेंटिफाई करे, ये पावर रीस्टोर कर दिया गया राज्यों को। एक और न्यूज़ है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 27% आरक्षण ओबीसी को और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को यूजी एंड पीजी के एडमिशन में जो स्टेट रन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उसमें एक्सटेंड कर दिया है। यानी जब आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 6 फॉर ये ओबीसी एससी एसटी के लिए और ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, तो जब ये लाया गया था तो उसमें मेडिकल और डेंटल कोर्सेज को बाहर रखा गया था, लेकिन अब ये रिजर्वेशन इन पे भी अप्लाई होगा। ट्रिपल टेस्ट शब्द चर्चा में था, ये किससे संबंधित है? तो ये रिजर्वेशन से संबंधित है। बेसिक स्ट्रक्चर चर्चा में था क्योंकि केशवानंद भारती जी का निधन हो गया, और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट का ये इनोवेशन है बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि संविधान में कहीं दिया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिसको पार्लियामेंट किसी भी सूरत में अल्टर नहीं करेगा। केशवानंद भारती जी ने चैलेंज किया था केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 को और कहा था कि आर्टिकल 25, 26 और 31 जो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं उनका वायलेशन कर रहा है ये एक्ट, और कि इसी मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट है इसमें 13 जजेस की पीठ बनाई गई थी और ये अब तक का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का पीठ है। आपको पता है 7:6 से इसमें फैसला हुआ था, मात्र एक जज से ये फैसला जो है बेसिक स्ट्रक्चर का आया था, 6 जज अपोज में थे। कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं किसके बेसिक स्ट्रक्चर के। वैसे तो कोई लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है कि यही यही बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन थ्रू इट्स वेरियस जजमेंट्स ऑन ए केस टू केस बेसिस ये डिसाइड हुआ है, जैसे सोवरेनिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, वेलफेयर स्टेट, constitutional supremacy, republic, democracy, secularism, federalism, separation of power, unity and integrity, judicial review, FR and DPSP का harmony, parliamentary system, rule of law, equality, free and fair election, independent judiciary, limited power of parliament to amend the constitution, access to justice, principles or essence underlying fundamental rights, Supreme Court power under Article 32, 136, 141, 142 and High Court power under 226 and 227। देखिए ये जो आर्टिकल्स मैंने लिख दिए हैं इसको आपको जैसे पता होगा कि ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए है, इसमें एसएलपी लगता है, इसमें कंप्लीट जस्टिस दिया जाता है। देखिए दो जो 32 का काम है वही 226 का काम है हाई कोर्ट का। देखिए बात ये है ना कि इन आर्टिकल्स को आप पढ़ लिए होंगे, मुझे लगता है जहां से भी आप बेयर एक्ट पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं इंडिकेटिव लिस्ट बता दिया, आप एक दो बार इन पर नजरें दौड़ाइए, आप खुद से सोचिए क्या इसके बगैर हमारा संविधान चल सकता है क्या? बिल्कुल ये मूल ढांचा है। कुछ केसेस देखते हैं। 1951 में शंकरी प्रसाद केस और 1965 में सज्जन सिंह केस आया। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, लेकिन गोलकनाथ केस 1967 में कहा कि नहीं भैया, फंडामेंटल राइट बहुत सैक्रोसैंक्ट है, आप इसमें छेड़खानी मत कीजिए। और 368 में आपके पास पावर कहाँ दिया गया है? आपके पास तो पावर ही नहीं है 368 के तहत कि आप पार्लियामेंट को अमेंड करें। तब पार्लियामेंट ने क्या किया कि 1971 में इंदिरा गांधी जी ने 24वां अमेंडमेंट लेकर के आई और उन्होंने कहा कि जिस आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का आप बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून, ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा
जिसके तहत फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो। ठीक है, उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, हम ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कानून नहीं है। ध्यान देंगे, आप कानून की बात कर रहे हैं ना, लेकिन हम तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कानून नहीं बताया। ओके, 25th अमेंडमेंट आया, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया, लेकिन बोला गया कि ड्यू कंपेंसेशन दिया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वरीयता दी गई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और कहा गया कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा ओवर आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड सी। इसमें क्या है, लैंड रिफॉर्म से एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, उसके लिए है। अगेन हम देखते हैं केशवानंद जी जजमेंट में क्या हुआ। देखिए, मिनर्वा मिल केस, एसआर बोम्बई एंड आईआर कोइल्डो, ये तीनों के तीनों केस केशवानंद भारती में जो जजमेंट आई थी उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने का काम किया। केशवानंद जजमेंट में 24th अमेंडमेंट, जिसकी हम चर्चा यहां कर रहे थे, इसको अपहेल्ड किया, यानी इसको मान लिया कि ठीक है, पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, लेकिन एक संविधान का मूल ढांचा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगा। हम मूल ढांचा ऊपर देख चुके हैं। और ये भी मान लिया कि आर्टिकल 368 में पावर दी गई है। गोलकनाथ में क्या कहा था कि पावर नहीं दिया, बट यहां पे मान लिया कि पावर एंड प्रोसीजर दोनों है। ये भी कहा कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज वाई प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। बेरूबारी केस को इसने ओवरटर्न किया। और या मैंने बता दिया कि कोई लिस्ट नहीं दिया गया कि यही जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन से 3 शब्द हैं जिसको 42nd अमेंडमेंट के तहत प्रियम्बल में जोड़े गए। अगला है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कहा कि ये मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन इसमें नहीं दिया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि सभी रिलीजन्स के लिए एक ही कानून होगा। आर्टिकल 44 में इसकी बात कही गई कि स्टेट ऐसा प्रयास करेगा, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स बहुत थे। गोवा एकमात्र राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाइड है। बीएन राव कमेटी 1941 में बनी थी और हिंदू लॉ को कोडिफाई करने के लिए कमेटी थी। हिंदू कोड बिल डॉक्टर BR अंबेडकर जी द्वारा लाया गया था और इसने पॉलीगेमी को अपोज किया था, यानी कि एक आदमी कई शादियां नहीं करेगा। डाइवोर्स को लीगलाइज करने की बात कही गई और राइट्स टू ऑफ इनहेरिटेंस, जो मतलब बेटियां हैं वो अपने पिता की संपत्ति में उनका इनहेरिटेंस होगा। इसी बिल में काफी विवाद होने के कारण डॉक्टर BR अंबेडकर ने रिजाइन दे दिया था। अगला है एंटी कन्वर्जन लॉज। अभी कर्नाटका असेंबली ने पास कर दिया है और ऐसा अदर 9 स्टेट्स हैं जिन्होंने पास किया है। मैंने यहाँ कोड बनाया है। 4 में प्रदेश लगा है, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल है, नॉट आंध्रा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और 3 स्टेट्स जो सन 2000 में बने, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूके, और 2 हैं गुजरात एंड उड़ीसा। ठीक है, 9 स्टेट्स हैं। याद उतना करना जरूरी नहीं है, बट देख लेंगे। आर्टिकल 25 क्लॉज 1, इसमें आपको पता होगा कि फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेशन, प्रोपोगेट कर सकते हैं, बट कहीं से भी ये कन्वर्जन का राइट नहीं देता है कि आप किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण करा दें। ठीक है, एंटी कन्वर्जन एक्ट्स जो होते हैं वो संविधान की 7वीं अनुसूची के लिस्ट 2 यानी स्टेट लिस्ट में आते हैं। सरला मुदगल केस 1995, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम धर्म में अपना परिवर्तन कर रहा है तो सिर्फ पॉलीगेमी को प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो ये फिर मतलब ये वैलिड नहीं है। अगला 6ठा नंबर है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। चर्चा में था क्योंकि तुलु बोलने वाले लोग जो केरला और कर्नाटका में रहते हैं, इन्होंने कहा कि हमें भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अच्छा, ऐसा लोग क्यों चाहते हैं कि 8वीं अनुसूची में शामिल हो? क्योंकि देखिए, साहित्य अकेडमी द्वारा उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ट्रांसलेशन हो सकेगा बुक्स का, एमपीज और एमएलए अपने अपने रिस्पेक्टिव हाउसेस में बोल सकेंगे उस भाषा में, आप यूपीएससी या कोई भी ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन उस भाषा में देख सकेंगे। बैकग्राउंड देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज संविधान के पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक में दिया हुआ है। किसी भी भाषा को अगर 8वीं अनुसूची में जोड़ना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन लाना पड़ता है। संविधान कहीं भी ये नहीं बताता है कि कौन से स्टेट का क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, और ना ही कोई क्राइटेरिया दिया है कि किस क्राइटेरिया के आधार पर 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाएगा। आर्टिकल 345 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर उस राज्य में बोली जाने वाली एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी को अपनी राजकीय भाषा बना सकती है। अगला है कोऑपरेटिव्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का फॉर्मेशन हुआ है और 97th अमेंडमेंट 2001 में इंसर्ट किया गया इन प्रोविजंस को। मतलब 19 में क्लॉज 1 का C, 43B और पार्ट 9B, जिसमें ये ZH से लेकर के ZT,
देखिए, सी में एसोसिएशंस को आप बना सकते हैं, तो उसके तहत कोऑपरेटिव को भी जोड़ दिया गया। 43B में भी यही है, और पार्ट 9B में भी। पार्ट 9 में क्या है? पंचायत से। पार्ट 9A में म्यूनिसिपलिटीज, और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव से। फादर कौन है कोऑपरेटिव मूवमेंट के? तो सर फ्रेडरिक निकोलसन। कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ 1844 में ब्रिटेन से, और पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी रॉबर्ट ओवेन ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2021 में कहा कि पार्ट 9B का मतलब वहीं पे अप्लाई होगा व्हेन इट विल बी रिलेटेड टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हुआ ये था ना कि 97 अमेंडमेंट आपने पारित कर दिया, तो राज्यों से रेटिफाई कराना जरूरी था ना, तो वो आपने कराया नहीं था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में हम जान लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। इनका ओरिजिन तो इंडियन होता है, लेकिन इनके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं होता है, इनके पास फॉरेन पासपोर्ट होता है। मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग वीजा होता है इंडिया को विजिट करने के लिए, किसी भी कार्य के लिए, और इनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है कितना भी टाइम यहाँ पे ये रुके। और एनआरआई के साथ इनको बराबरी का हक मिला है इन फाइनेंशियल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक फील्ड्स में, लेकिन एग्रीकल्चर, फार्म हाउस एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टी का एक्विजिशन ये नहीं करेंगे। अडॉप्शन कर सकते हैं बच्चों का, प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। एयर फेयर की जो टैरिफ्स है वो इनको छूट मिलती है उसमें, मतलब डोमेस्टिक ट्रैवल में उनकी बराबरी का। एंट्री फी अगर नेशनल पार्क या म्यूजियम घूमने जाए तो उसमें बराबरी का। एनआरआई देख लेते हैं। एनआरआई इंडियन सिटीजन होते हैं जो बाहर विदेशों में रह रहे होते हैं, इनके पास इंडिया का पासपोर्ट होता है और इनको सारी ये बेनिफिट्स मिलती हैं। सिटीजनशिप की पार्ट 2 में बात कही गई है, और ये संविधान का आर्टिकल 5 से 11 तक में है। यूनियन लिस्ट का विषय है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी 5 स्टेट्स की 13 डिस्ट्रिक्ट्स को बोला कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ जो लोग हैं उनको भारतीय सिटीजनशिप दे दी जाए, उनको एम्पावर किया। देखिए, सीए आपने पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक्विजिशन 4 तरह से बताया गया: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, और लूज कर देंगे थ्रू रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। ये सब लक्ष्मीकांत में होगा। जस्ट चूंकि ये न्यूज में था तो इसके पीछे जाने की संभावना ज्यादा है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चर्चा में था क्योंकि 75 साल पूरे हो गए हैं। पहला जो मीटिंग हुई थी वो न्यू दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा इसके हेड थे, और जो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई तो स्थायी इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया, जिसके मेंबर थे लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको रिकॉग्नाइज किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल असेंबलीज का। 292 मेंबर्स आए थे, प्रिंसली स्टेट्स से 93 और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से 4, टोटल 389 हो गए। और जब पाकिस्तान बन गया तो 299 रह गए। 2 साल 11 माह 18 दिन, कई जगह 17 दिन लिखता है, इतने लगा था टोटल संविधान को बनाने में। पीडब्ल्यूडी यानी पीपल विद डिसेबिलिटीज रिजर्वेशन प्रमोशन में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि जल्दी से आप कीजिए। 40% तक डिसेबिलिटी देखी जाती है, और कम से कम 4% जो सीट है उसको रिजर्व करना पड़ेगा। आर्टिकल 30 क्लॉज 2, अगर मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एड लेता है तो ये उसका फंडामेंटल राइट तो नहीं है कि आप सरकार से गवर्नमेंट एड लेंगे ही लेंगे। इसमें यह बात कही गई है कि अगर राज्य किसी को ग्रांट एड दे रहा है तो उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 30 एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। सेडिशन चर्चा में था, ये सेक्शन 124A आईपीसी में इसको दिया गया है, और इसमें वर्ड्स के साथ साइंस एंड विजिबल रिप्रेजेंटेशंस भी आते हैं। बेल नहीं मिलती है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी होल्ड कर दिया क्योंकि बोला ये कॉलोनियल एरा का लॉ कब तक चलता रहेगा, इतना मिसयूज होता है। हेट स्पीच पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पैनल बनाया है क्योंकि कोई भी क्लियर डेफिनेशन आईपीसी में नहीं दी गई है। इससे संबंधित 2014 में बेजबरुआ कमेटी और 2019 में विश्वनाथन कमेटी बनाई गई थी। सैक्रिलेज यानी ब्लास्फेमी, पंजाब सरकार ने कहा है केंद्र सरकार को कि बिल को एसेंट कर दीजिए। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी रिलीजन के कोई प्लेस है या ऑब्जेक्ट है उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन चर्चा में था। इसको कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए इसको तभी आप लाइए जब पब्लिक ऑर्डर डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा हो, ना कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इसको सेकंड एआरसी में समझाया भी है। आर्टिकल 22 में क्या है कि प्रोटेक्शन दिया गया है अरेस्ट और डिटेंशन के केस में, कुछ केसेस में, लेकिन एलियन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आर्टिकल 22 अप्लाई नहीं होता है। राइट टू प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आपका ये राइट है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए एंड 19(1) के बी में, लेकिन आप ट्रैफिक को और पब्लिक मूवमेंट को हिंडर नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते हैं क्लॉज 2 एंड 3 ऑफ आर्टिकल 19 में। राइट टू बी फॉरगॉटन, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको मान लिया है,
और ये राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। बट इंडिया में कोई ऐसा स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है कि राइट टू फॉरगॉटन को इंक्लूड किया जाए। हालांकि पर्सनल डेटा जो प्रोटेक्शन बिल है 2019 उसमें इंक्लूड किया गया है, बट स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है कि डेटा को कैसे इरेज किया जाएगा। यूरोपियन जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल है उसके आर्टिकल 17 में इसको क्लियरली दिया हुआ है। आर्टिकल 311 क्लॉज 2, देखिए इसमें कहा गया ना कि किसी को भी हटाने से पहले प्रायर इंक्वायरी करना पड़ेगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की टीचर को हटाया गया विदाउट प्रायर इंक्वायरी। किसके तहत? तो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 उसमें सब क्लॉज सी है। इसमें कहा गया कोई प्रायर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है यदि राष्ट्रपति या गवर्नर सेटिस्फाइड हो कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगला न्यूज है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। यह एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पहली बार 1964 में बनाई गई थी। असम के लिए यूनिक है क्योंकि अदर जो देश के पार्ट्स हैं वहाँ लोकल कोर्ट ये काम करता है। इसके हेड होंगे एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट या लॉयर जिनको 7 साल का लीगल प्रैक्टिस का अनुभव होगा। एमएचए ने डीएम को एम्पावर कर दिया है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कि वो ट्रिब्यूनल्स का गठन कर सकेंगे। 2019 से पहले ये केवल सेंटर का काम था। पार्लियामेंट सेशन चर्चा में था क्योंकि प्रोडक्टिविटी हर साल घटती जा रही है। समॉन आर्टिकल 85 के तहत किया जाता है। सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिसीजन लेता है, लेकिन फॉर्मली प्रेसिडेंट इसका डिसीजन लेते हैं। 3 सेशन होते हैं और इसमें ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कैलेंडर दिया है, बल्कि ये कन्वेंशन के तहत होता है। बजट सेशन सबसे बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट होता है, और मानसून सेशन फिर विंटर शॉर्टेस्ट होता है। 2 सेशन के बीच मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है। अगला है कि लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर। देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने रिप्लाई मांगा है कि 2 साल से ऊपर हो गए, क्यों नहीं इस पोस्ट को भरा जा चुका है, तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट से। फैक्ट्स जानते हैं कुछ। आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर अपने ही सदस्यों में से चुनेगा। आर्टिकल 93 में कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है कि कब तक वो चुनेगा। राष्ट्रपति दिन तय करते हैं, डेट तय करते हैं कि स्पीकर का चुनाव कब होगा, और स्पीकर दिन तय करता है कि डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कब होगा। टर्म इनका नॉर्मली जब तक लोकसभा का टर्म होता है यानी यूजुअली 5 ईयर्स। स्पीकर रिजाइन करते हैं डेप्यूटी स्पीकर को, यह बात आर्टिकल 94 में दी गई है। 10 मेंबर का एक पैनल स्पीकर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है जो प्रिसाइड करेंगे अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों नहीं हो, एब्सेंट हो तो। रिमूवल डिप्टी स्पीकर का कैसे होता है, तो एक रेजोल्यूशन पारित होता है जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा के। कंसेंसस है 11वीं लोकसभा से एक कि जो स्पीकर आएंगे वो रूलिंग या कोलिशन से आएंगे और डिप्टी स्पीकर आएंगे मेन अपोजिशन पार्टी से। डिप्टी स्पीकर चेयर करते हैं बजट कमेटी को विच अप्रूव्स द बजट प्रपोजल ऑफ द सेक्रेटेरिएट। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयर होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन के बारे में आर्टिकल 89 में बात कही गई है। स्टेट लेजिस्लेचर की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के, इनको आर्टिकल 178 में चर्चा की गई है। स्पीकर के पद का जो ओरिजिन हुआ वो 1921 में हुआ आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रिसाइड करते थे। नाउ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 100 साल पूरे हो गए हैं। यह ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस पे, 1921 में बनी थी। 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। स्पीकर अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को। WM हैली पहले प्रेसिडेंट थे। BN मित्र पहले इंडियन प्रेसिडेंट थे। लियाकत अली खान आखिरी प्रेसिडेंट थे 1947 के पहले, और 1967 से चेयरमैन जो है इसके अपोजिशन से चुने जाते हैं। यह एक कन्वेंशन है और हर साल मतलब PAC का चुनाव होता है। यह एग्जामिन करता है CAG की 2 रिपोर्ट्स को, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को और फाइनेंस अकाउंट्स को, क्योंकि जो अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट कंपनीज है वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के द्वारा किया जाता है। CAG ये तीनों रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सौंपते हैं और फिर प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस में रखते हैं। एस्टिमेट कमेटी में देख लेते हैं। यूपीपीसीएस पूछा था 2020 में कि ये सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, तो यही एस्टिमेट कमेटी है। 30 मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा के होते हैं। 1950 में गठन हुआ था। स्पीकर इसके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं जो रूलिंग पार्टी से आते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स 1964 में बना था कृष्ण मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, और 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, और स्पीकर अपॉइंट करते हैं इसके चेयरमैन को जो लोकसभा से आते हैं। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी 1993 में बनी थी, 17 नंबर था, 2004 में 24 हो गई। 8 राज्यसभा के अंतर्गत आती है और 16 लोकसभा के अंतर्गत। प्रत्येक कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। स्पीकर या चेयरमैन इनको नॉमिनेट करते हैं। टर्म 1 साल का मैक्सिमम होता है और कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल। चर्चा में था क्योंकि वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए
कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। यह अपर हाउस होता है राज्य में, और राज्यसभा की तरह ही ये परमानेंट हाउस है। राज्यसभा की तरह 6 साल का कार्यकाल होता है। राज्यसभा की तरह 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं हर 2 साल पे। राज्यसभा की तरह मैक्स मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। लेकिन अनलाइक राज्यसभा, इसको पार्लियामेंट क्रिएट और एबॉलिश कर सकता है यदि उस राज्य की असेंबली द्वारा एक रेजोल्यूशन पारित किया जाता है बाई स्पेशल मेजोरिटी, यानी 2/3। ये बात दी गई है आर्टिकल 169 में। अच्छा, कितने मेंबर्स होंगे? तो जितने एमएलए होंगे उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे और कम से कम 40 होंगे। ये बात 171 आर्टिकल में दी गई है। वेस्ट बंगाल 7वां ऐसा राज्य है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रहा है। इसके पहले बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बन चुका है। यह पार्टली इलेक्टेड बॉडी है एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है। पार्टली इलेक्टेड का मतलब क्या है कि जैसे आप देखते होंगे कि 1/3 एमएलएज इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, फिर 1/3 लोकल बॉडीज करती हैं, 1/6 गवर्नर नॉमिनेट कर देते हैं, 1/12 टीचर्स के द्वारा होता है और 1/12 जो है वो ग्रेजुएट्स के द्वारा होता है। राज्यसभा की तरह ही ये मनी बिल को ना ही इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ना अमेंड किया जा सकता है, ना रिजेक्ट किया जा सकता है। ये केवल डिस्कस कर सकता है बजट को, यानी डिमांड फॉर ग्रांट को, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग नहीं लेता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्टेड एमएलएज भाग लेते हैं। अच्छा, मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के 100 साल पूरे हो गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद ये आया था और वोटिंग राइट्स वुमेन को दे दिया था इसने 1921 में। और मुथु लक्ष्मी रेड्डी पहली इसकी महिला मेंबर थी। देवदासी को एबोलिश किया और फ्री पट्टा गरीबों को दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी लाया गया, सेंट्रल प्रोविंशियल लिस्ट बनी। 1 सीट नॉन ब्राह्मण्स के लिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्व था। इलेक्टेड मेंबर्स इंक्रीज हो गए मोर देन 70% और सीएम और प्रीमियर का पद इंस्टीट्यूट किया गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न ही ये संविधान में डिफाइंड है और न ही आरपीए में डिफाइंड है। पार्लियामेंट की जो 1959 की एक्ट है इसने एग्जेम्प्ट किया है बहुत सारी ऑफिसेस को कि कौन सी ऑफिसेस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएंगी। 102 और 191 आर्टिकल में एमपी और एमएलए को बार किया जाता है कि वो सेंटर और स्टेट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेंगे। आरपीए भी इनको बार करता है। ये 2 केसेस देख लेंगे, प्रद्युत बारदोलोई और जया बच्चन, जो उतना प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। सस्पेंशन ऑफ एमपीज, 12 राज्यसभा एमपी को सस्पेंड किया गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार किया गया, 13 टाइम्स ऐसा किया जा चुका है। चेयरमैन नेम करते हैं और मैक्सिमम सस्पेंशन जब वो सेशन के रिमेनिंग पीरियड होता है उसमें होता है, और हाउस कभी भी उनके सस्पेंशन को टर्मिनेट कर सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 77 हो गई। 91st अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कहा गया कि 15% लोकसभा के एमपी जितने होंगे उसके 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं होंगे। और सीओएम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 75, लेकिन इसकी साइज और क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। 3 टियर क्लासिफिकेशन सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पे आधारित है। एसटी यानी कि एबोर जो कम्युनिटी है उसको डिलीट कर दिया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल के कुछ और एसटी हैं, मिसमी कमान, ईडू, तराव, मोनपा, मेम्बा, सफांग एंड साजोलांग। प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करते हैं कि कौन एसटी होगा और पार्लियामेंट इस लिस्ट को मॉडिफाई कर सकता है। रिपीलिंग लॉ, 3 फार्म लॉ को रिपील कर लिया गया है। पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि वो कानून को बना सकता है और कानून को रिपील कर सकता है। यह आर्टिकल 245 में दी गई है। सेम प्रोसीजर के तहत जो है रिपील किया जाता है। और आखिरी बार रिपील किया गया था 2019 में 58 ऑब्सोलीट लॉज को। सनसेट क्लॉज का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद ये एक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाएगा, जैसे कि टाडा एंड टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट लैप्स हो गया था 1995 में। फ्रेंड्स, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक so that this gives a lot of motivation because it requires a lot of effort. Thank you very much.